राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 19 चैप्टर सेकेंड ईयर क्लास का, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटेड है। उसका पहला टॉपिक हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब थोड़ा सा इस टॉपिक का आउटलाइन बना लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है। आज हमने पहले पढ़ना है नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके साथ हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांक्स एक्सपेरिमेंट या अजम्पशंस। ठीक है, ये 3 से 4 सब टॉपिक हैं जो आज के हम इस ब्लैक बॉडी में पढ़ेंगे। इनका जानना लाजमी है। अब देखिए, हमारे पास पहले है कि नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हुई। पहले 18वीं सेंचुरी में फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारे बहरान पैदा हुए कि हमारे पास जो थी क्लासिकल मैकेनिक्स, वो फेलियर को शो कर रही थी। देखें, क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी हमारे पास, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास क्या आता है? लॉज ऑफ मोशन आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आती है। उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक आती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डील करते हैं। दरअसल क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज के बारे में बताती है? क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास जो है ना स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है, मैक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में, बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मैक्रो पार्टिकल को डील करती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें लॉज ऑफ मोशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स वगैरह हो गए। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है दो टॉपिक्स को या दो पार्टिकल्स को डील करने में नाकाम रही। वो कौन कौन से थे हमारे पास? एक तो हमारे पास था ब्लैक बॉडी, दूसरा हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दो पार्टिकल्स को वो कंप्लीटली डिस्क्राइब ना कर सके। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में जो हमारे पास जो है ना बाद में हमें जरूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती है? स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में, टीनी पार्टिकल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास किस में डील करते हैं? हम क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो बाद में हमने क्या किया? क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस कर दी। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने दरअसल मैक्स प्लांक ने दरियाफ्त किया। पहले इसका जो है ना इनिशियलाइजेशन की। इसमें हम पहले टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। हमारे पास नीड हो गई कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक का जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई हल नहीं था।
तो इसके बाद हमारे पास जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट होती हैं एक ब्लैक बॉडी से, वो हमारे पास क्या होती है? ब्लैक बॉडी इमिशन होती है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। किससे? किसी भी ब्लैक बॉडी से। तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ब्लैक बॉडी कैसे हम बनाते हैं। ब्लैक बॉडी दरअसल हमारे पास क्या होती है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो उसका इनलेट होता है, सुराग, या जिस रास्ते से रेज पास या खारिज होती हैं, वो हमारे पास उसको हम क्या करते हैं? ब्लैक कलर से ब्लैक कलर कर देते हैं। उसके अंदर जो होता है उसे भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ब्लैक बॉडी जो है ना टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो है ना रेडिएशन ज्यादा खारिज होती हैं। क्या होगा? जितना ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही रेडिएशन या उनकी इंटेंसिटी में इजाफा होगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें रेज ज्यादा इंटर होंगी, ज्यादा इंटेंसिटी से रेज इंटर होंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी क्या होगी? वेवलेंथ में कमी होगी। जो रेडिएशन होगी उनकी वेवलेंथ में कमी आएगी। तो इसका जो हम थोड़ा सा एक पार्टिकल लेते हैं, प्लैटिनम की एग्जांपल देखते हैं। अब प्लैटिनम है, इसमें पहले जो है ना इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं? इसको हीट अप करते हैं प्लैटिनम को, एक वायर को। तो इसमें इसका रंग क्या होता है? डल रेड। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? 900 पे इसका क्या हो जाएगा? चेरी रेड। ठीक, 700 पे इसका क्या हो जाएगा? ऑरेंज रेड। उसके बाद इस पर येलो। इसके बाद जो है व्हाइट हो जाएगा इसका कलर। अब देखें यहां से हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर हमारा जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है। 500 से 1600 पे पहुंच गया। क्या हुआ? हमारे पास टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां से अगर हम वेवलेंथ को देखें जो रेडिएशन खारिज हो रही है, पहले रेड थी, रेड की वेवलेंथ क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब नीचे की तरफ देखें तो चेरी रेड, ऑरेंज, इसकी जो है ना वेवलेंथ कम होती है, येलो की उससे कम होती है, व्हाइट की तो सबसे कम होती है। अब देखें जो ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसी के साथ जो हमारे पास वेवलेंथ में कमी आ रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसमें ब्लैक बॉडी में क्या होती है? रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो इवेंचुअली रेड से व्हाइट हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी जो होती है हम इसे आइडियल ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो होती है मुकम्मल तौर पर रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रेडिएट भी कर सकती है। तो इसे आइडियल ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे देखते हैं, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ना डिस्क्राइब कर सकी। उसने ये तो बताया था, लेकिन उसने जो ही डिस्क्रिप्शन की बात आई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई आंसर नहीं था
उसी वक्त जो है ना मैक्स प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स का जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में पहला जो प्रोसेस एक्सपेरिमेंट किया वो लूमर एंड ट्रिंगशियम ने किया। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी यूज की। ब्लैक बॉडी को फुली गर्म किया फर्नेस में। ठीक है, इससे जो है ना इसको फुली गर्म करने के बाद अब देखिए अगर हम इसको हीट अप करें तो इसमें क्या होगा, जो ही यहां से रेज इंटर होगी यहां से जो है ना, तो क्या होगा, एक रेडिएशन इंटर होगी, वो क्या करेगी, इन दीवारों के साथ कोलाइड करेगी। अब कोलाइड करने से उसकी कुछ बच जाएगी, फिर इस तरफ कोलाइड करेगी। तो हम इसमें जो है ना ब्लैक कलर इसलिए करते हैं ताकि कोई भी रेडिएशन जो है ना बाहर खारिज ना हो, टोटली एब्जॉर्ब हो जाए, दीवारों के साथ ऑसिलेट करने के बाद जो है ना टोटली एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहां से जो है ना ब्लैक बॉडी जो है ना एक कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गई, इसमें रेडिएशन जमा हो गई। अब क्या होगा, जो ही हम इसे फर्नेस से हटाएंगे तो इससे क्या होगा, रेडिएशन जो है ना खारिज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी जो रेडिएशन खारिज हो रही है, अब ये रेडिएशन खारिज हो रही है, तो आगे हमने क्या लगाया हुआ है, एक हमारे पास मिरर है। तो ये रेडिएशन जो है ना मिरर से टकराएगी। मिरर से टकराने के बाद आगे हमने रखा हुआ है एक प्रिज्म। प्रिज्म से टकराने के बाद जो है ना इससे आगे फिर हम दोबारा हमने एक और मिरर रखा हुआ है। मिरर का काम क्या है, दरअसल इन रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, हमारे पास थर्मोपाइल्स जो हमारे पास डिटेक्टर है उसमें जो है इंटर हो जाएंगी। ठीक, ये हमारे पास क्या है, मिरर, ये हमारे पास प्रिज्म, ये हमारे पास क्या है, थर्मोपाइल, मींस एक डिटेक्टर है रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब जो ही रेस इस डिटेक्टर में इंटर होगी, ये जो डिटेक्टर है ये एक इनका ग्राफ प्लॉट कर देगा। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब पहले तो क्या होगा, तो इस तरह का जो है ना ये डिटेक्टर जो है ना एक ग्राफ ड्रॉ करेगा। ग्राफ हम किस चीज के दरमियान ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास एक तो वेवलेंथ है, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास है इंटेंसिटी, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम लैम्डा और आई के दरमियान जो है ना ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब जो ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सिंपल है, हमारे पास जो है ना ये टेम्परेचर देख लें, ये वेव्स हमारे पास है इस टेम्परेचर पर। ठीक हो गया, और इसको देख लें, ये हमारे पास जो है ना इससे थोड़ी सी हाई,
ठीक हो। उसके बाद इसकी डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ हो सकती है। ये बुक की आप देख लीजिएगा जो होगी इसकी। ठीक, मुख्तलिफ हो सकती है इसकी, ज़रूरी नहीं है वो इसकी एक्यूरेट बताए। डिटेक्टर है जो उसने डिटेक्ट की, हर वक्त जो है ना आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये मुख्तलिफ आ सकती है। ठीक हो गया। अब इसको देखें, हमारे पास जो है ना पहले टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर लो है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ये वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक, अब इसके साथ देखिए हमारे पास जो है ना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। तो हमारे पास ये डिटेक्टर ने हमें बताया कि ग्राफ में क्या है, जो ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उसके साथ क्या होगा, वेवलेंथ में कमी होती जाएगी। ग्राफ के जरिए शो हो रहा है, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इसकी जो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ जो है वेवलेंथ में कमी आती जा रही है। ठीक है, पहले ज्यादा थी, उससे फिर कम हुई, ये उससे कम हुई, ये इस ज्यादा कम हुई। ठीक, यहां से देखें ये एडवांस होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये उसने जो है ना ग्राफ में ड्रा किया कि वेवलेंथ जो है ना इंटेंसिटी के साथ जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो यहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी हमारे पास वो कंप्लीटली फेल होगी, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये डिस्क्राइब किया। तो इसके बाद हमारे पास ये जो कर्व बन रही है, अब इसी कर्व को हम सिंपल यहां पे ड्रा करते हैं। ये जो कर्व है इसी को डिस्क्राइब नहीं कर सके क्लासिकल मैकेनिक्स। अब दो साइन टेस्ट हमारे पास हैं, एक हमारे पास है रिले जीन्स लॉ, रिले जीन्स साइंटिस्ट था, उसने अपना लॉ पेश किया। उसने कहा कि ये जो लॉ था ये जो है ना लॉन्ग वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर सकता था। किसको, लॉन्ग वेवलेंथ को, मींस ये लॉन्ग वेवलेंथ को उसने डिस्क्राइब किया। शॉर्ट के लिए वो ये उसका जो है ना लॉ फेल हो गया। किसको, लॉन्ग को डिस्क्राइब किया, शॉर्ट में ये फेल हो गया। तो ये कंप्लीट वेवलेंथ को जो एक कर्व बन उसको डिस्क्राइब नहीं कर सका, तो इसका जो मॉडल है वो फेल हो गया। उसके बाद हमारे पास है वेन्स। अब वेन्स लॉ के मुताबिक, वेन्स लॉ ने इसी रिले जीन्स लॉ को फॉलो किया, लेकिन इसमें जो उसने कहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इसको देखें तो हमारे पास ये बनता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वीन्स लॉ ने क्या कहा कि ये जो है ये शॉर्ट वेवलेंथ के बारे में वीन्स ने बताया। किसके बारे में, शॉर्ट के बारे में बताया, और लॉन्ग के बारे में ये फेल हो गया। अब दोनों केसेस में देखें, ये कौन सा है, ये रिले जीन्स का है। अब उसका भी वीन्स का भी ड्रा करते हैं। वीन्स के केस में जो था हमारे पास उसने इस तरह डिस्क्राइब किया था, कंप्लीट ना ये कर सका ना ये कर सका। अब इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये बनता है अब ये वाली जो साइड थी, ये वाली कर्व जो थी ये की थी रिले जीन्स ने, और ये वाली की थी वेन्स ने। लेकिन दोनों जो साइंटिस्ट थे हमारे पास उन्होंने कंप्लीट कर्व को डिस्क्राइब ना कर सके, दोनों डिफरेंट थे। एक ने लॉन्ग के बारे में बताया, दूसरे ने शॉर्ट के बारे में बताया।
इसी दौरान जो हमारे पास है मैक्स प्लांक जो है ना उसने कंप्लीट डिस्क्राइब किया कर्व को। अब इस पॉइंट पे हम ये क्या करते हैं, एक और पॉइंट का इजाफा करते हैं। अब देखिए ये एरिया जो है, ये एरिया है अंडर द कर्व, जो एरिया है ये एरिया किस चीज को, ये टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को बताता है। ये एरिया जो होता है अंडर द कर्व, जो एरिया है वो टोटल एनर्जी के बारे में बताता है, कितना एनर्जी डिसिपेट हुई है खारिज। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट एक और भी है हमारे पास, जो वीन्स है स्टीफन कांस्टेंट को देखें कि एनर्जी उसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के 4 की। इसको हम जब सिंपलीफाइज करेंगे, ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट है ये। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना अजम्पशंस ऑफ मैक्स प्लांक्स, अजम्पशंस बेसिकली दो हैं। पहली अजम्पशन हमारे पास ये है कि मैक्स प्लांक्स ने कहा कि हमारे पास जो एनर्जी खारिज होती है, रेडिएशन खारिज होती है, वो कंटिन्यूअसली खारिज नहीं होती। रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली खारिज नहीं होती, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म में खारिज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा। दरअसल ये जो हमारे पास मैक्स प्लांक्स है, इसको नोबेल प्राइज मिला था 1980 में, इसी वजह से मिला था क्योंकि ये रेडिएशन की जो है ना क्वांटाइज फॉर्म के, पार्टिकल के क्वांटाइज नेचर के बारे में इसने बताया था। अब हमारे पास रेडिएशन जो खारिज होती हैं वो कंटिन्यूअसली खारिज नहीं होती, दरअसल वो क्या होती हैं, पैकेट की सूरत में खारिज होती हैं, जिसे मैक्स प्लांक्स ने क्वांटा का नाम दिया था। अब दूसरी इसकी असम्पशन ये थी हमारे पास कि जो भी एनर्जी जो है ना रेडिएशन खारिज होती हैं, वो जो ब्लैक बॉडी में है, उनकी जो दीवारें हैं ब्लैक बॉडी की, उनकी ऑसिलेशन की वजह से खारिज होती हैं। ये हमारे पास थी ब्लैक बॉडी, इसमें जो रेडिएशन खारिज होंगी वो दरअसल जो होंगी इन जो ब्लैक बॉडी की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, इनकी ऑसिलेशन की वजह से, इनकी ऑसिलेशन की वजह से जो है ना रेडिएशन खारिज होती है, अदरवाइज खारिज नहीं होती। और इसके साथ उसने कहा कि जो एनर्जी खारिज होती है वो स्टेट्स की फॉर्म में खारिज होती है, ठीक है। E is equal to HF। एनर्जी जो खारिज होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्टेट्स की फॉर्म में। अगर हम इनके स्टेट्स को करें तो ये हमारे पास 0 है, ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, सॉरी इसको जो है ना नीचे से ऊपर लेने के लिए जो है ना एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करेगा, और जो पार्टिकल जो है ना ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा। तो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है ना रेडिएशन खारिज होती हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब या रेडिएट होती हैं, उनको स्टेट्स की फॉर्म में। तो यहां तक जो है ना अजम्पशन थी हमारे पास मैक्स प्लांक्स की। तो यहाँ पे H जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 10 raised power -34 जूल सेकंड, ठीक। अब यहां तक तो उसने अजम्पशन के बारे में बता दी। यहां पे मैंने एक लफ्ज यूज किया क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, इस क्वांटा को आइंस्टाइन ने इसी ही मैक्स प्लांक्स के कांसेप्ट को उठाया। उसने कहा ये क्वांटा दरअसल क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स का जो है पैकेट होते हैं।
लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको फोटॉन कहते हैं। ये क्वांटा दरअसल क्या होते हैं, जो रेडिएट होती हैं, खारिज होती हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल होते हैं, जिसे हम फोटॉन की शक्ल में खारिज करते हैं। वो दरअसल क्या होते हैं, रेडिएशन जो होती है वो कंटिन्यूअसली खारिज नहीं होती, दरअसल वो फोटॉन की शक्ल में खारिज होती है। अब अगर हम इसको जो है ना, इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करें आइंस्टाइन के केस में, तो आइंस्टाइन ने कहा हमारे पास जो है ना P इज इक्वल टू एनर्जी जो हमारे पास है मोमेंटम और वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पे जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उसने लिखा, जो रेडिएशन खारिज होती है फोटॉन की जो स्पीड है उसने स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया। अब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट को कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू HF। अगर यहाँ से हम मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहें, मोमेंटम इज इक्वल टू HF/c। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना, अगर हम देखें तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब यहां पे हमने स्पीड ऑफ लाइट को यूज किया, तो वेलोसिटी को c से डिनोट करेंगे, तो अगर F को इस साइड पे ले आए तो हमारे पास लैम्डा। अब देखें यहां पे F/c है, यहाँ पे हमारे पास क्या C और F है, तो इसको उलट करेंगे तो हमारे पास वहां से भी लैम्डा क्या होगा, 1/लैम्डा हो जाएगा। अब इसकी जगह पे जो हम क्या पुट करेंगे, P इज इक्वल टू H/लैम्डा। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन बनी। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था उसके साथ। अब देखें हमने पहले नीड्स को पढ़ा, उसके बाद ब्लैक बॉडी का थोड़ा सा कंसेप्ट को देखा, उसके बाद हमने देखा कि अजम्पशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, अजम्पशन को देखा, आइंस्टाइन के थोड़ा सा कंसेप्ट को देखा। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।